हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग हमारे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली आधारित है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर के ऊपर। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की जोग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर की स्पेसिफिकली जो महत्वता या इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उससे संबंधित जानकारी हम लोगों को इस स्पेसिफिक चैप्टर में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल हमारा एग्रीकल्चर है, कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं, उसमें हमारा प्रदेश किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोगों को इजाफा होता हुआ देखने को मिला या कमी हम लोगों ने ऑब्जर्व की, इन सबसे संबंधित जानकारी इस स्पेसिफिक चैप्टर में कवर की गई है। इसके साथ साथ हमारी प्रदेश, हमारे देश की सरकारों के द्वारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के उत्थान के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, इसका जिक्र भी इस चैप्टर में किया गया है। तो ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ मेंस के भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीधे तौर पे इस चैप्टर से कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है पहले जो 6 चैप्टर्स स्पेसिफिकली और ब्रॉडली पहले 10 या 11 चैप्टर जो हमारे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब हम लोग हमारे एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके जो सब सेक्टर्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन हम लोगों को हमारे प्रदेश की इकोनॉमी के अंदर देखने को मिला। हालांकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा ऐसा डाटा है जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, वो आप लोगों को यहाँ पे पुनः रिवाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। यही कारण है इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा साइक्लिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। साइक्लिक अप्रोच का मतलब क्या है कि जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब हम लोग इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, फिर से पुनः हम लोग इसको रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, तो हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी। और जो शुरुआती हमारे 2-3 चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, उनमें जो जानकारी दी गई है, उनमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको उसका जिक्र होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यही कारण है फर्स्ट टाइम अगर मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लोगों को स्पेसिफिक समय तक आ रही होगी, तो आप निश्चित हो जाइए, परेशान मत होइए। आप लोगों को इसके एक बार इसको कंप्लीट करिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन तक आते आते आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और कोशिश करिए जितना हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह के सवाल हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे या बजट से, तो चलो ये एचएस में इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो किस तरह के सवाल हमसे पूछे गए, तो उन सवालों को देखिए, वहां से आप लोगों को आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे ये सेशंस हमारे खत्म होंगे, उसके बाद कोशिश रहेगी कि हम लोग, जो हर साल होता है वैसे, तो इस साल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की रिवीजन सीरीज है उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जल्दी से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की, क्लियर, तो जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ब्रॉडली वो एग्रीकल्चर है, उसके अंदर हम लोगों को मल्टीपल सब सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे क्रॉप है, फिशरीज है, क्लियर, उसके साथ साथ जो है वो लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, ये सारे के सारे जो है वो आपके एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स रहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है, इनमें हर ब्रॉडली और नैरोली हर तरह से हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो हम लोगों ने कितनी ऑब्जर्व की है। क्लियर? तो जब हम लोग हमारे अलाइड सेक्टर की या हम लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 8.30% है। कौन से ईयर के लिए? फॉर 25-26। क्लियर? तो जैसे कि आप लोगों को अभी तक होपफुली पता चल चुका होगा कि 25-26 ये जो डाटा है ये दिसंबर तक मेनली रहता है, ये डाटा अपडेट होगा। तो यही कारण है यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन की बात करते हैं। तो हमारा अनुमान है कि हमारा 25-26 में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रही होगी वो 8.30% रही होगी, और ये काफी अच्छी ग्रोथ है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप पिछले साल की परसेंटेज ग्रोथ देखोगे, यानी कि 24-25 की परसेंटेज ग्रोथ देखोगे, तो उसमें आप लोगों को काफी कमी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए कि 24-25 की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने मात्र 2.70% से ग्रो किया है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो एक अच्छा ग्रोथ जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। अब अगला सवाल यहाँ पे है कि चलिए ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने ग्रोथ ऑब्जर्व किया, तो क्या कोई एक ऐसा सेक्टर है या कोई एक ऐसा सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की? तो वो जो सब सेक्टर आपका है वो है क्रॉप्स। तो क्रॉप्स में हम लोगों ने काफी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है 25-26 में, जिसका जो इंपैक्ट है वो ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ के ऊपर पड़ा है। तो अगर हम लोग क्रॉप सेक्टर की बात करते हैं या अगर हम लोग क्रॉप सब सेक्टर की बात करते हैं, तो 25-26 में क्रॉप सेक्टर या सब सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 11.9% जो है वो ऑब्जर्व की गई है।
क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो देखिए सीधे तरह से जो आप लोगों को प्रश्न या सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, तो कोशिश यही की गई है कि जो टू द पॉइंट वर्ड्स हैं या जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं वही जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ साझा की जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों ने तीन चीजें जो है वो सबसे पहले याद रखनी है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स जो हैं उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 8.30%। क्लियर? पिछले साल कितनी हुई थी? 2.70%। क्लियर? और इसमें जो सबसे ज्यादा किस सब सेक्टर ने ग्रोथ रजिस्टर की है, वो क्रॉप सब सेक्टर ने ग्रोथ रजिस्टर की है, और वो कितनी की है? 11.9% की है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो पहला स्टेप क्लियर। अब हम लोग चलते हैं जो सब सेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रॉप सब सेक्टर की। क्लियर? तो अगर हम बात करें क्रॉप्स की, क्लियर, अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करते हैं तो क्रॉप्स जो हैं, जो सबसे ज्यादा हिस्सा यानी कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर और उसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनसे 100 रुपया कमा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो क्रॉप्स का है, जैसे गेहूं है, मक्की है ना, इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जब हम लोग बात करते हैं क्रॉप सब सेक्टर की, तो आप देख लीजिए 57.12%, मतलब आधे से ज्यादा, मतलब अगर 100 रुपए की इनकम है तो 57 रुपए के आसपास जो है वो सिर्फ क्रॉप से ही हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हो कि जो क्रॉप्स है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या महत्वता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। और ये टोटल देखिए, अगर एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हमारा जो पूरा जो जीएसबीए है पूरे की पूरी स्टेट का, तो जिसमें आपके तीन सेक्टर्स रहते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो प्राइमरी की जब हम लोग बात करेंगे, एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे, तो उसमें क्रॉप का सबसे ज्यादा हिस्सा है, तो क्रॉप्स उसका 57.12% है। अगर हम लोग ओवरऑल जीएसबी की बात करते हैं पूरे की पूरी स्टेट की, तो उसमें क्रॉप का जो हिस्सा है वो कितना है? 7.84%। तो आप मानिए कि पूरे जो हमारा राज्य है उसमें भी जो क्रॉप सब सेक्टर है उसकी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? तो सबसे पहले जो है वो क्रॉप का 57.12% सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ गया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड में, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन में। और ओवरऑल जीएसबी की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज 7.84%। क्लियर? अगर इसके साथ एक छोटा सा एक चार्ट सा भी ये बना हुआ है आपका, डायग्राम सा, तो देखिए इसमें क्रॉप का कितना है? 57.12%। दूसरे नंबर पे जो वो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री का कितना है? 24.04%। तीसरे नंबर पे लाइफ स्टॉक है, ये आपके जानवर वगैरह आगे, 17.45%। क्लियर? और सबसे कम जो है वो फिशरीज का है, फिशरीज का कितना है? 1.03%। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, ये सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, ये जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, ये आपने ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो चारों है इनका मैच दी फॉलोइंग आ जाए या आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाए। क्लियर? तो देखिए मैच दी फॉलोइंग करना, आई थिंक बार बार हम लोग इस चीज को रिपीट करते हैं, वो फिर भी थोड़ा सा आसान रहता है कि वहां से हम याद रख लेते हैं कि ठीक है जी, क्रॉप का सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट्री का है, तीसरे नंबर पे लाइफ स्टॉक का है, चौथे नंबर पे जो वो फिशरीज का है या फिशरीज का सबसे कम है, तो परसेंटेज लगाना आसान रहता है। लेकिन अगर सवाल आ जाए जहां पे लाइन दी हो, स्टेटमेंट दी हो, तो वहां पे हम लोगों को जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा ढंग से याद रखना पड़ता है। तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे 24, 17, 57 और ये 1.03, तो 1% के आसपास जो आप फिशरीज याद रखिए, है ना। अगर बड़ा कंफ्यूज करना होगा तो और स्पेसिफिसिटीज यहाँ पे आ सकती है, बट अगेन आपका जो पहला काम रहेगा वो अगेन मैं ना शायद पुराने जो लेक्चर्स रहे होंगे वहां से भी आपको थोड़ी सी अप्रोच समझ आई होगी कि फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? देन जो है वो एक हम लोग बेसिक एजम्पशन लेते हैं, नियर बाई डाटा पिक करते हैं, फिर हम लोग एक्यूरेसी के ऊपर जाते हैं। लेकिन पहले आप लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। जो बिल्कुल नए एस्पिरेंट्स हैं जो शायद पहली बार इस सर्वे को पढ़ रहे हैं, उनके लिए डाटा इतना मेमोराइज करना मुश्किल रहेगा, तो वो इस तरह से जो है इसको अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? डन। तो समय सबसे पहले 3-4 फैक्ट्स हम लोगों ने देखे, हम लोगों को समझ आ गया कि एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज ग्रोथ है वो 8% के आसपास रहा है, जिसमें क्रॉप का सबसे ज्यादा हिस्सा है, 11.9% का ग्रोथ क्रॉप ने रजिस्टर किया है, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ा है। जब हम लोग एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसके मल्टीपल सेक्टर्स, सब सेक्टर्स हैं, जिनमें क्रॉप का सबसे ज्यादा हिस्सा है, 57% के आसपास है। दूसरे नंबर पे जो हमारा हिस्सा है वो हमारा फॉरेस्ट्री का है, 24% के आसपास। तीसरा हिस्सा लाइफ स्टॉक का है, 17% के आसपास। और चौथा हिस्सा जो फिशरीज का है, 1% के आसपास। क्लियर? फिर एग्जैक्टली आपने कि टी 24.05 है, 17.45 है, 57.12% है। क्लियर? दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट शुड बी द लास्ट स्टेप, है ना। अगेन अगर आप फर्स्ट टाइम मेमोराइज कर सकते हैं
बहुत अच्छी चीज है, नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं आपको, अब वैसे करने का प्रयत्न करिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी आसान रहेगी। क्लियर है बात यहाँ पे सब लोगों को? डन। चलिए सेकंड चलते हैं, लाइफ स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने देखा, एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आप लोगों का? 17.45% आ गया। क्लियर? जिसमें लाइफ स्टॉक से आपका दूध है, मीट है, क्लियर, वूल है, ये सारी चीजें वहां से प्रोड्यूस होती है। और ओवरऑल अगर हम लोग जीएसबीए की बात करते हैं पूरे प्रदेश की, तो 2.40% जो वो कंट्रीब्यूशन रहता है। जो क्रॉप का कितना था? 7.84%। तो दोनों परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पे देखना कि क्वेश्चन एग्रीकल्चर के परसेंटेज पूछी गई कि एग्रीकल्चर में उसका कितना हिस्सा है, ओवरऑल जीएसबीए के बारे में पूछा गया है, तो वहां पे दोनों का आंसर जो है वो आप लोगों का डिफरेंट रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा है दैट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के बारे में भी हम लोगों ने देखा, फॉरेस्ट्री का कितना है? 24.04% ओवरऑल। क्लियर? या सॉरी, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर 24% के आसपास फॉरेस्ट्री का हिस्सा है। ओवरऑल जीएसबीए की अगर हम बात करेंगे 3.35% जो इसका हिस्सा है। क्लियर हो गई बात? यहां पे अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो 9.9% की ग्रोथ जो है वो फॉरेस्ट्री में भी ऑब्जर्व की गई है। नेक्स्ट आ गया दैट इज फिशरीज। फिशरीज की अगर हम लोग बात करें 1.03% एग्रीकल्चर का हिस्सा है, तो ऑब्वियस बात है ओवरऑल जीएसबी का हिस्सा कम रहेगा। वो कितना है? 0.14%। ग्रोथ एस्टिमेशन की अगर हम बात करेंगे तो 9.9% की जो ग्रोथ एस्टिमेशन है वो है 25-26 में। क्लियर हो गया बात यहाँ पे सब लोगों को? डन। तो ये जो है वो हमारे 4 सब सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो 4 सब सेक्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने 4 सब सेक्टर्स में देखा एग्रीकल्चर के अंदर किस सब सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल जीएसबी के अंदर उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और उनका कितना परसेंट ग्रोथ जो है वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो देखिए ये पूरे का पूरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज टू जीएसबीए बिटवीन 2021 टू 25-26 एट करंट प्राइसेस। तो जीएसबीए को इन लोगों ने करंट प्राइसेस के ऊपर निकाला है और उसमें यह बताया गया है कि किस किस सब सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे बात करते हैं हम लोग 21-22 पिक करते हैं, 21-22 आ गया। क्रॉप्स का हिस्सा कितना है? 8.60%। लाइफ स्टॉक का 1.57%, फॉरेस्ट्री का 3.75%, फिशरी का 0.14%। क्लियर? लेटेस्ट आते हैं, जैसे ना ये लिखा हुआ ना 23-24 एसआर लिखा है। एसआर का मतलब है सेकेंड रिवीजन, एफआर का मतलब है फर्स्ट रिवीजन, एई का मतलब है एडवांस एस्टिमेट की ना। क्लियर? तो जैसे एस्टिमेट आते हैं फिर उसको रिवीजन होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो वो ये शब्दावली यूज की जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए 25-26 देते हैं, लास्ट लेटेस्ट वाला, इसी को पिक करिए आप लोग। क्लियर? तो ओवरऑल जीएसबीए के अंदर 7.84% कंट्रीब्यूशन जो है वो क्रॉप्स का है। पहले कितना था? 8.60%। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जीएसबीए के अंदर क्रॉप का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ है? कम हुआ है। दूसरा, लाइफ स्टॉक का 1.57 है, 25-26 में 2.40 है। मतलब लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जो हमारा ग्रॉस वैल्यू है स्टेट का, उसमें उसका हमें शेयर में इजाफा होता हुआ देखने को मिला। तीसरा 3.75 है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का, यहां पे 3.35 है, कमी हम लोगों ने ऑब्जर्व की है। फिशरी 0.14 फिशरी की खासियत है हर साल में 0.14 है एक्सेप्ट 22-23। तो वहां पे आप लोगों को जो वो ज्यादा आई थिंक मुश्किलात का सामना जो वो करना नहीं पड़ेगा। तो मेन है कि आपने कौन सा डाटा यहाँ पे याद रखना है, ये वाला याद रख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 24-25 भी याद रख लीजिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1-2 साल पीछे जाके जो सवाल हैं उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो लास्ट के 2 साल कर लीजिए, करने को वैसे बोलिए सारे करिए, लेकिन लास्ट के 2 साल यानी कि 24-25, 25-26। क्लियर हो गया बात यहाँ पे ना? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके साथ साथ छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जाने की जो वो संभावना रहती है। क्लियर? तो देखिए अभी हम लोग वापस आते हैं कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की अगर हम लोग जीएसबीए के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 21-22 में कितना था? 22,428 करोड़ रुपीस था 21-22 में। 25-26 तक आते आते कितना हो गया? 32,415 करोड़ हो गया, यानी कि 32,415 करोड़ रुपीस। क्लियर? तो इन 4-5 सालों में कितने परसेंट का इजाफा देखा गया? 45% का। तो पहला डाटा आप लोग ये सारा याद रखोगे, दैट इज 45% का 21-22 से लेके 25-26 के बीच में जो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पे ये मत कहना जी आपने बताया कि
कंट्रीब्यूशन तो कम हुआ है, वो देखिए परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम, हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने रुपया में जो है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो क्रॉप सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हम लोगों को डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। लेकिन एग्रीकल्चर एंड लाइफ सर्विसेज ने जितना पैसा दिया था जीएसबीए का 21-22 में, उसके मुकाबले हम लोगों ने 25-26 में जो है वो 45% का इजाफा, 45% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही याद रखोगे आप, क्या, दैट इज 45%। दूसरा आप लोग डाटा भी याद रख सकते हो, 25-26 में करंट प्राइसेस के ऊपर कितना था, 32,415 करोड़ रुपीस। क्लियर? 21-22 में 22,428 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, अब इसमें क्रॉप सेक्टर्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि क्रॉप अभी हमने डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मोर देन 57% के आसपास जो पार्ट है वो क्रॉप सेक्टर ही होल्ड करता है ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर। तो यही कारण है इसके ऊपर जो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो यानी कि जो हमने अभी ऊपर डाटा देखा, यानी जैसे हमने देखा कि 32,415 करोड़ है, तो इसमें क्रॉप का कितना है, तो देखिए 25-26 में 18,515 करोड़ रुपीस है। क्लियर? 21-22 में कितना था, 13,722 करोड़ रुपीस। तो यहां पे कितना परसेंट का ग्रोथ रजिस्टर किया गया, 35% का। मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के जीएसबीए में हमने करंट प्राइसेस के ऊपर 45% का ग्रोथ रजिस्टर किया, एंड क्रॉप सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पे हम लोगों ने 35% का जो ग्रोथ है वो रजिस्टर किया। समझ आ रही बात है यहाँ पे सब लोगों को? क्लियर? तो 35% जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है। तो 45%, 35% आई थिंक याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस यही याद रखोगे क्रॉप में 35% का इजाफा हुआ है, और ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें जो है वो 45% का जो है वो इजाफा हम लोगों ने देखा है। क्लियर? क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। अच्छा, अगर हम लोग सीएजीआर की बात करें, सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। क्लियर? कि है ना, इस साल हो सकता है 10% हुआ हो, अगले साल हो सकता है 11 हुआ हो, अगले साल हो सकता है 9 हुआ हो, अगले साल हो सकता है 8 हुआ हो। तो हम लोग एवरेज निकाल देते हैं ना, कि मान लो अगर 5 साल की निकालेंगे, 10 की निकालेंगे, तो जब हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के, तो हम सबकी जितने भी सालों का निकाल रहे होंगे उनकी एवरेज निकाल देंगे, और हम कह देंगे कि सालाना एवरेज हमने इतने परसेंट से ग्रो किया है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर जो का जो सीएजीआर है वो कितना है, 9.64%, यानी कि एवरेज औसतन हर साल हमने 9.64% से ग्रो किया है। और क्रॉप सेक्टर का कितना है, 7.78%। तो ये ध्यान रखना कि क्रॉप सेक्टर का जो औसतन इजाफा है, इंक्रीज है, वो एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर वो हम लोगों को काफी कम देखने को मिला है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? एक और फैक्ट आप लोग ध्यान रखोगे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या कि क्रॉप सेक्टर जो है या क्रॉप सब सेक्टर जो है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा है एग्रीकल्चर के अंदर, यही पढ़ा हम लोगों ने। क्लियर? लेकिन एक एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो हमने पीछे वाला जो चार्ट था उसमें भी देखा था, कि हम एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट ये देख रहे हैं कि जो क्रॉप्स का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। नंबर में बढ़ रहे हैं बट परसेंटेज में जो है, कंट्रीब्यूशन में जो है वो हम लोग एक डिक्लाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यही डाटा जो वो यहाँ पे भी है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है कि क्रॉप्स जो किसी समय पे 60% से ज्यादा कॉम्पोजिशन होल्ड करता था एग्रीकल्चर की, वो अभी 57% तक जा चुका है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये फैक्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो जैसे जीएसबीए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज की अगर हम लोग बात करेंगे, क्लियर, तो क्रॉप्स का जो कंट्रीब्यूशन था 21-22 में 61.18% था, और ये 25-26 तक आते आते जो अभी डाटा हमने पढ़ा वो कितना हो गया, 57.12% हो गया। तो 57.12% बार बार आ रहा है। क्लियर? तो क्रॉप का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग डिक्लाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी सेक्टर्स हैं हमारे स्पेसिफिकली, जो बाकी सेक्टर हमारे हैं स्पेसिफिकली, जैसे लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो है वो एक इंक्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए ये सारी की सारी हाईलाइट्स हमने डाल दी हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर जीएसबीए में 45% का ग्रोथ हुआ 21-22 के मुकाबले, क्रॉप्स में 35% का हुआ है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड का जो सीएजीआर है वो 9.64% है, क्रॉप सेक्टर का 7.75% है। क्रॉप शेयर जो है वो पहले 61.8% होता था 21-22 में, 25-26 तक आते आते 57.12% हो गया। क्लियर? अगर हम लोग शेयर्स की बात करेंगे तो 13 से 15% के बीच में जो वो हम लोगों को ये फ्लोट होता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर ऊपर वाला नहीं पढ़ना होगा तो ये पढ़ लीजिए, यहीं से ही सवाल आने की जो है वो क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी, संभावना रहेगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ना कहीं है ना, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि शायद जल्दी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन देखिए हर लेक्चर, आई थिंक जो पुराने लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने चीज़ें बहुत धीरे धीरे की हुई है,
ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक सर्वे की वो आपकी डेवलप हो जाए। तो अगर आप इस चैप्टर को सीधा देख रहे हो तो शायद आपको बाकी चीज़ें आती होंगी। अगर आप 1 2 3 4 5 के बाद 6 देख रहे हो तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर सॉरी, अगर फिर भी करना पड़ रहा होगा तो आप कमेंट डालिए, है ना, हम लोग और तरीके से जो है वो उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, मेनली आप समझिए, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये एक 2 पेज पढ़े हमने ना, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहां से प्रश्न बने। सवाल कैसे बन सकता है? सब सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से। अब इन्होंने क्रॉप सेक्टर का ज्यादा जिक्र किया है तो उसका नंबर में कितना कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज ग्रोथ कितनी है, सीएजीआर कितना है, और उसके साथ साथ जो वो 21-22 के मुकाबले 21-22 के मुकाबले 25-26 तक आते आते, यानी 21-22 से 25-26 तक, 25-26 तक हम लोगों ने कितनी परसेंट ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की है। समझ आ गई बात? है तो 3 4 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी जो है वो आप लोग इसको, बाकी कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। चलिए, ये आ जाइए जी, सबसे फेवरेट सवाल यहां से आना है। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया कैसा आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये इनका बड़ा फेवरेट है, और ये ऐसा सवाल है जो 99% लोग करते हैं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए, ये है लैंड यूज पैटर्न। जब भी हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए जमीन की बहुत ज्यादा महत्वता है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही होगा, और जितनी ज्यादा लैंड होगी उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर की पोटेंशियल होगी। अगर हम लोग हमारे प्रदेश की बात करते हैं तो हमारा प्रदेश है वो काफी हिली एरिया है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बैरन है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हर साल खेती नहीं हो सकती है। क्लियर? बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर आती है, जहाँ पे खेती करना वैसे ही जो है वो हमारे लिए जो है वो कन्वेंशनल है ना, क्रॉप करना। बाकी फॉरेस्ट्री का तो चलिए ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कन्वेंशनल खेती करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यही रीज़न है कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंड है वो हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है, जिसके कारण कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा ग्रो करना बहुत मुश्किल रहा है। और यही रीज़न है हम लोगों ने जो हॉर्टिकल्चर है उसको ज़्यादा पुश करना शुरू किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा बेटर क्वेश्चन देता है। वो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों। क्लियर? तो अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जितने भी हिमाचल प्रदेश में राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर पे है? 17th नंबर पे है। पहला फैक्ट आप सारे के सारे याद रखेंगे, कमेंट में डालेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर हम लोग हिमाचल के जोग्राफिकल एरिया की बात करिए, है ना, यही चीज है जो शायद हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग नेट सोन एरिया की बात करें, यानी कि जहां पे खेती की जाती है, जितना टोटल हम एरिया हमारा एरिया है, तो जो नेट सोन एरिया होता है जहां पे साल में अगर एक बार भी खेती हो रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेट सोन एरिया। क्लियर? तो नेट सोन एरिया जितना हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका सिर्फ 11.49% जो है वो क्या है? हमारा नेट सोन एरिया है। क्लियर होगी बात यहां पे? अगर हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की, फॉरेस्ट एरिया तो हमने देखा था काफी है। अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है? 24.55%। ये ध्यान रखेंगे सारे के सारे लोग। लैंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए, जहां स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या ना बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो हमारा जो नॉन एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो 7.98% है। खाली पड़ी हुई जमीन जो है वो कितनी है? 1.53% है। बैरन या अनकल्टिवेबल लैंड जहां पे खेती करना पॉसिबल नहीं है वो 16.73% है। क्लियर होगी बात यहां पे? तो ये सब आप याद रखोगे, हर एक डाटा, हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो पहला प्रश्न है कि लैंड यूज पैटर्न किस तरह का है। अब हम लोग देखते हैं कि लैंड यूज करने वाला कौन है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर जब हम लोग है ना, जैसे यूएस की बात करते हैं, तो वहां पे जो फार्मर्स हैं, वहां के फार्मर गरीब फार्मर्स नहीं है, वहां के फार्मर जो रिच फार्मर्स हैं। क्लियर? क्योंकि वहां पे जो परसेंटेज है लोगों की जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो बहुत कम है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है पर इंडिविजुअल के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा जमीन होगी, जैसे है ना हमारे गांव में भी या आपके गांव में भी, जिनके पास जमीन ज्यादा होगी वो रिलेटिवली थोड़े वेल ऑफ होंगे। क्लियर? जिनके पास जमीन कम होगी और वो खेती ही कर रहे होंगे, उनके लिए जीवन यापन करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। तो मतलब खेती अगर कम है या डिपेंडेंसी कितनी है एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो हमें समझ आता है मोर देन 50% ऑफ जो हिमाचली लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि जमीन ज्यादा होगी तो बेटर है, नहीं होगी तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है। और ये डाटा जो है वो कहीं ना कहीं वो ही दर्शाता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फार्मर्स की 4 5 कैटेगरीज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो वाले फार्मर्स होते हैं जिनका जो वो 1 हेक्टेयर से
कम का जिनके पास जो वो जमीन रहता है। दूसरी कैटेगरी होती है स्मॉल, जहां जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन है। सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर के बीच की जमीन है। मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर के बीच की जमीन है। लार्ज 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन है। तो अब आप देखिए जितने टोटल हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर जो हैं वो सिर्फ 0.30% है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। मीडियम 2.60% है। सेमी मीडियम 8.25% है। स्मॉल 17.40% है। मार्जिनल 71.45% है। तो आप देखिए 87-88% के आसपास जो लोग हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में है, यानी उनके पास जमीन जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो जितनी कम जमीन होगी उतना ही उनके लिए जो है वो इश्यूज रहेंगे, उतनी ही उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे ना। तो ये आ गई परसेंटेज, यानी कि जितनी टोटल लैंड होल्डिंग है, किस किस के पास जो है वो कितनी लैंड होल्डिंग है। क्लियर। अब हम बात करेंगे टोटल एरिया, जैसे ना ये पूरा एरिया है तो किसके पास कितना परसेंट एरिया जो वो किसने होल्ड किया हुआ है। अब आप देखिए जो लार्ज फार्मर्स हैं जिनकी संख्या मतलब ऐसे गिन सकते हो आप लोग, उनके पास टोटल लैंड का 4.97% है। जो मीडियम है उनके पास 15.48% है। जो सेमी मीडियम है उनके पास जो है वो 23.65% है। स्मॉल के पास 25.96 है। मार्जिनल के पास 30.23% है। तो अब आप ऐसा समझिए कि 55% के आसपास जो जमीन है वो लगभग 88% लोगों के पास है। मतलब 88% लोग जो हैं फार्मर्स जो है वो सिर्फ 55%, बाकी जो बची हुई 45% है वो बाकी 12% के पास है। समझ आ रहा है इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर समझ आ रहा है? ये बेसिकली है कितने जो है वो लोग हैं, कितनी कैटेगरी है। जैसे मान लीजिए ना इनकी संख्या कितनी है, जैसे मैं बोलता हूं जी 1000 है फॉर एग्जाम्पल, है ना। मैंने बोला जी 1000 है तो इसका मतलब ये कितने हैं, ये जो है वो आपके 3 आ गए। ठीक है, ये कितने आ गए, ये 26 आ गए। क्लियर। ये कितने आ गए, ये 82 आ गए। ये कितने आ गए, ये 174 आ गए। ये कितने आ गए, 714 आ गए। ठीक है, होपफुली मैंने कैलकुलेशन ठीक की हो। समझ आ रही बात की नहीं? ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि इन्हीं के पास टोटल कितनी है, तो इनके पास टोटल लैंड का 4.97%। क्लियर है बात यहाँ पे? मेनली आप लोगों ने ये वाला, ये सेकंड सवाल है, ये दोनों के दोनों टेबल जो हैं यहां से प्रश्न बन सकता है। लेकिन अभी तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है वो ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब आप बोलोगे जी सब कुछ इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हो, बट देखिए यहां से बहुत सवाल जो है वो बनते हैं। तो अब वापिस आते हैं। ऑपरेशनल होल्डिंग एरिया सिर्फ 9.44 लाख हेक्टेयर है जहां पे खेती हो रही है। टोटल फार्मर्स कितने हैं, 9.97 लाख है। तो मतलब फार्मर्स की संख्या अब जो जो टोटल हेक्टेयर में लैंड है उससे ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है एक बंदे को एवरेज एक भी नहीं आ रही है, तो एवरेज लैंड होल्डिंग कितना आ गया, 0.95 हेक्टेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों पता नहीं कितने बार आ गए। क्लियर हो गई बात यहां पे। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 88.86% होल्ड किया हुआ है। सेमी मीडियम एंड मीडियम ने 10.85% किया हुआ है। लार्ज ने 0.30% जो वो होल्ड किया हुआ है। तब आप समझ लीजिए कि किस तरह से जो वो हमारे यहाँ पे 88.86% लोग ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिसके कारण जो स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जब हम लोग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लैंड होल्डिंग की बात करते हैं, वहाँ से हम लोगों को किसी भी जगह की जो स्थिति है, स्पेसिफिकली जो फार्मर्स की सिचुएशन है, उसके बारे में पता चल जाता है। और अब आप देख लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो अभी प्रेजेंटली खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सब लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है ना, कोई साथ में नौकरी करनी पड़ रही है, कि लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, कि लोग प्राइवेट में हैं, कि है ना हम जैसे उनको बाहर रहना पड़ रहा है। क्लियर। तो अगेन तो फार्मर्स जो हैं, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं, दे स्मॉल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, 88% के आसपास का जो है वो उनका संख्या है, उनकी जो 88 के 89% ही हो गया लगभग। क्लियर होगी बात यहाँ पे सब लोगों को ना। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, अब एग्जैक्टली अगर आपको चाहिए, टोटल मार्जिनल फार्मर्स है 7.12 लैक्स, स्मॉल फार्मर्स है 1.73 लैक्स, सेमी मीडियम है 82,000, मीडियम है 26,000, लार्ज है 3,000। तो वो टोटल कितना हो गया, 9.97। क्लियर। मार्जिनल के पास कितनी लैंड है, तो मार्जिनल के पास एवरेज लैंड होल्डिंग आ रही है सिर्फ
0.40 हेक्टेयर की, 1 हेक्टेयर का भी से भी कितना कम है। स्मॉल के पास आ रही है 1.39, सेमी मीडियम 2.72, मीडियम 5.62, और ये देख लीजिए जो 3000 फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो कितना है 15.67, मतलब एवरेज हर बंदे के पास 15 हेक्टेयर की जो वो जमीन है, और उनकी संख्या मात्र कितनी है 3000। समझ आ गई बात यहां पे, क्लियर। तो आपको होपफुली क्लियर हो रहा होगा कि नो डाउट फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स भी हैं, लेकिन लार्ज फार्मर्स खुद खेती नहीं करते हैं, एब्सेंटी हैं, दूसरों को जमीनें दी हुई हैं, जिसके ऊपर ना जिसको आवश्यकता है वो वहां पे जो वो काम कर रहा है, क्लियर। तो देयर आर मल्टीपल रीजन, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, क्लियर, जिनका इंपैक्ट हम लोग देखते हैं। लेकिन आई थिंक ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट, बाकी दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ये 4 सवाल जो है, 4 प्रश्न जो है वो इस स्पेसिफिक टॉपिक से बन सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, 6 क्वेश्चंस के आने की संभावना जो है वो हमें लग रही है कि आ सकती है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेनफॉल। तो रेनफॉल की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पे 80% जो हमारा एरिया है वो रेनफेड है, अभी 80% ऑफ एग्रीकल्चर जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, यानी कि वो बारिश के ऊपर डिपेंडेड है। वहाँ पे हम लोगों को इरिगेशन का जो है वो साधन देखने को नहीं मिलते हैं। तो यही रीज़न है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हिमाचल में आप सब लोगों को पता है मॉनसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यही कारण है मॉनसून स्पेसिफिक डाटा जो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो इन जनरल लास्ट ईयर में ज़्यादा जो बारिशें हैं वो ऑब्जर्व की गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट सेम तरह का नंबर था। कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल ऑब्जर्व किया गया, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल, मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल जो है वो रजिस्टर किया गया, और एक डिस्ट्रिक्ट हमारी थी जहाँ पे डेफिशिएंट रेनफॉल जो है वो भी रजिस्टर किया गया। तो इसी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे जून टू सितंबर यानी कि हमारा जो मानसून का समय है उसकी, तो टोटल हिमाचल प्रदेश ने जो बारिश रिसीव की, यानी कि हमारे राज्य में जो बारिश हुई वो 1023 mm, 1023 mm की जो है वो बारिश हुई, क्लियर। होनी कितनी चाहिए थी, नॉर्मली होती है 734 mm की इसी समय में। तो मतलब जो बारिश हमारी हुई वो 289 mm जो है वो ज्यादा रही। तो टोटल जो ऑब्जर्व किया गया वो 39% ज्यादा बारिश जो है वो मॉनसून के माह में 2025 जून से सितंबर में ऑब्जर्व की गई। इनमें वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे एक्सेसिव रेनफॉल थी वो कौन से थी, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, मंडी, सोलन, ऊना। जहां पे नॉर्मल रेनफॉल थी वो डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम के से शुरू है, दैट इज किन्नौर एंड कांगड़ा। डेफिशिएंट रेनफॉल जो रजिस्टर की गई कहां पे, लाहौल एंड स्पीति में। क्लियर होगी बात यहां पे। तो ये वाला इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग पोस्ट मानसून बात करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर। तो अक्टूबर टू दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिशिएंट रेनफॉल जो रजिस्टर किया गया। नॉर्मली इसी समय में हिमाचल में 83 mm की बारिश होती है, क्लियर। लेकिन बारिश कितनी हुई 70 mm की, मतलब 13 mm का जो है वो डेफिशिएंट इन 3-4 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में जो है वो ऑब्जर्व किया गया, क्लियर। हिमाचल के पूरे साल में जो एवरेज रेनफॉल हुआ, एनुअल रेनफॉल हमारा कितना रहा, 1251 mm। ये याद रखेंगे सारे लोग। अभी थोड़ी देर बाद में एक चार्ट भी देखते हैं जहां पे अलग अलग सालों में, जैसे 25 यानी 24 था, वहां पे इससे भी ज्यादा बारिश हुई थी, लगभग 1500 mm के पास आसपास जो हम लोगों को बारिश देखने को मिली थी। इस बार हम लोगों ने 1251 mm की जो बारिश देखी 25 में, क्लियर। तो ये वाला डाटा जो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जनरल डाटा है, ओवरऑल अगर हम लोग हिमाचल की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे है, कांगड़ा में, चंबा, सिरमौर और मंडी, क्लियर। हालांकि पिछले साल की अगर हम लोग बात करेंगे मानसून महीने की स्पेसिफिकली, तो वहां पे सबसे ज्यादा कांगड़ा में हुई है, फिर मंडी में हुई है, क्लियर। लेकिन ये आपका जो सर्वे है वहां पे एक छोटी सी लाइन एंड जैसे में लिखी गई है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट अगेन जो पूरा सीक्वेंस दिया गया वो यही है, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और मंडी। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बारिश हुई हैं। अगर हम लोग वैसे देखेंगे पिछले साल की तो थोड़ा नंबर कांगड़ा में सबसे ज्यादा है, मंडी में बाद में, लेकिन आप इसको याद रखिए। वैसे भी सर्वे में 0.74 है, 0.75 है, अपनी लाइन काउंटर है, लेकिन चलिए इस पर ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग टोटल एरिया की बात करेंगे हमारा, तो 80% एरिया ऐसा है, ऐसे खेत है हमारे, ऐसे एग्रीकल्चर है जो रेनफेड है यानी कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये 80% याद रखेंगे। एनुअल रेनफॉल याद रखेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर वाला याद रखेंगे। ये देखेंगे कि एक्सेसिव रेनफॉल कहाँ पे हुआ मानसून के समय पे, क्लियर। और उसके साथ साथ जो मानसून के टाइम पे कितनी बारिश हमें ज़्यादा देखने को मिली, हमने 39% ज़्यादा रेनफॉल जो है वो ऑब्जर्व किया। ये देखिए
ये आप सब लोगों के सामने, और डिटेलिंग है, अगर बड़ा स्पेसिफिक पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए, डिटेलिंग करनी है तो ये कर लीजिए। जैसे देखिए हमारी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्लियर। सबसे ज्यादा बारिश जो हुई वो हुई कांगड़ा में। देखिए कांगड़ा में मानसून के समय में सबसे ज्यादा बारिश हुई, कितनी हुई? 1900 mm। दूसरे नंबर पे जो बारिश हुई वो हुई मंडी में। मंडी में कितनी हुई? 1898 mm, क्लियर। सबसे कम बारिश कहां पे हुई? सबसे कम बारिश हुई किन्नौर में। किन्नौर में कितनी बारिश हुई? 290 mm। अब देखिए किन्नौर में 290 mm हुई, किन्नौर में एक्सपेक्टेशंस रहती है कि इसी समय में 248 mm की बारिश हो, तो यही कारण है कि किन्नौर में हम लोग कह रहे हैं कि जी नॉर्मल रेनफॉल हुआ, क्लियर। थोड़ा सा ज्यादा हुआ लेकिन नॉर्मल हुआ। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, नॉर्मली होती है इन महीनों में 383 mm की बारिश होती है, लेकिन हुई कितनी? 301। यही कारण हम लोग कह रहे हैं कि लाहौल स्पीति में डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ। तो हम लोगों को जो वो 21% का जो वो डेफिशिएंट यानी कि कम बारिश जो हम लोगों ने लाहौल स्पीति में ऑब्जर्व की। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अगर हम लोग बात करेंगे अक्टूबर टू दिसंबर की, तो अक्टूबर टू दिसंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो बारिश हुई वो कहां पे हुई? सबसे ज्यादा बारिश जो हुई सिरमौर के अंदर। क्लियर होगी बात यहाँ पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बारिश हुई वो कहां हुई? कांगड़ा में हुई, क्लियर। लेकिन कुछ हमारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे हम लोगों ने डिक्लाइन ऑब्जर्व किया। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर चंबा में कम बारिश हुई, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम रही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। उसके साथ साथ हम लोग किन्नौर की बात करेंगे, किन्नौर में कम रही, कुल्लू में कम रही, लाहौल स्पीति में कम रही, शिमला में कम रही। बाकी हर जगह के ऊपर जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक्सेस में जो है वो बरसात या बारिश जो है वो होती हुई देखने को मिली है परसेंटेज में, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भी सेम ही है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। ओवरऑल -13 mm की बारिश कम हुई, परसेंटेज में देखें तो 16% का जो वो डेफिशिएंट रेनफॉल ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पे मानसून के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 39% का जो एक्सेसिव रेनफॉल है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। क्लियर है बात यहाँ पे? डन। तो ये देख लीजिए, ये देखना तो पढ़ लेना इसको, ये बहुत ज्यादा डिटेल में तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये थोड़ा पढ़ लेना, ये देख लेना जी। ये एनुअल रेनफॉल है। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले लास्ट ईयर कितना हुआ 24 में 1251 mm का, 23 में 1557 mm का, 22 में 1094 का 1094 mm का, 21 में 1131 mm का। क्लियर। यहाँ पे एक सेकंड रुकना। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये वाला जो डाटा है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ठीक है हमने देख लिया जी एग्रीकल्चर है, हमने देखिए एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो क्रॉप्स का है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉप्स में, जब हम लोग क्रॉप्स की भी बात करते हैं तो क्रॉप्स की दो कैटेगरीज है मेन, एक हमारी फूड ग्रेन क्रॉप्स है, एक हमारी कैश क्रॉप्स है। वैसे ट्रेडिशनली तो हम लोग फूड ग्रेन क्रॉप्स जो है उनको ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वो हम लोगों ने जो कैश क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा पुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सोन एरिया की, तो टोटल सोन एरिया देखिए, नेट सोन एरिया 21-22 में कितना था? 5, ये भी ध्यान रखेंगे सारे, ये डाटा इंपॉर्टेंट रहता है। नेट सोन एरिया था 527,000 हेक्टेयर। अब हम लोग हेक्टेयर में बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। 22-23 में 532,000 हेक्टेयर, यानी कि हम लोगों को थोड़ा सा इजाफा होता हुआ देखने को मिला। अगर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं व्हीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस। क्लियर। सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? सबसे ज्यादा गेहूं का हिस्सा है 35.87%। दूसरे नंबर पे मक्की का है, यानी कि जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 28.73%। उसके बाद वैसे पल्सेस एंड अदर्स का है 19.50, राइस का है 10.40%। उसके साथ साथ जो है वो बार्ले का आ गया, दैट इज 5051%। क्लियर। हमने हर तरह की क्रॉप में जो वो पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर की है, एक्सेप्ट मेज। मेज में डिक्लाइन है -0.37% का, और जिंजर में डिक्लाइन है -2.05% का। क्लियर। उसके साथ साथ कॉमर्शियल क्रॉप टोटल 56.7% हिस्सा होल्ड कर रही हैं। फूड ग्रेन क्रॉप जो वो टोटल 43.26% हिस्सा जो है वो होल्ड कर रही हैं। और उसके साथ साथ देखिए, ये जो मैंने बात बताया था ना कि धीरे धीरे हम लोग फूड ग्रेन से कैश क्रॉप्स की तरफ जो वो ज्यादा पुश कर रहे हैं, तो ये वो वाला डाटा है। 97-98 में 853.88 हेक्टेयर की जो जमीन थी वो फूड ग्रेन के लिए यूज होती थी। 24-25 तक आते आते 679.7
6,000 हेक्टेयर की लैंड जो है वो इसके लिए यूज हो रही है, तो आप लोग जो है वो उस पे यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिएगा। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा मल्टीपल 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन जिनका काम है हाई प्रोडक्शन के ऊपर या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काम करना। इसके साथ साथ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2025-26 में टारगेट रखा गया है कि मक्की जो है वो 16,900 क्विंटल जो है वो प्रोवाइड करनी है, पैडी जो है वो 605 क्विंटल प्रोवाइड करनी है, व्हीट पल्सेस एंड ऑयल सीड्स जो है वो 8500 मीट्रिक टन जो है उनकी प्रोडक्शन करनी है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर हम लोग फर्टिलाइजर कंजम्पशन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। फर्टिलाइजर कंजम्पशन की अगर हम बात करें 85-86 में टोटल फर्टिलाइजर हम लोग कंज्यूम करते थे 23,664 मीट्रिक टन, अब बढ़ के कितना हो गया 24-25 में 59,990 मीट्रिक टन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर। क्लियर है। तो ये सारा है कौन कौन सी क्रॉप्स है, कितनी कितनी प्रोडक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें 25-26 के टारगेटेड की ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि परसेंटेज में जो सबसे ज्यादा हिस्सा होल्ड करती है वो कौन करती है, सबसे ज्यादा हिस्सा होल्ड करती है हमारी मक्की। क्लियर। लेकिन जब हम लोग 1000 मीट्रिक टन की बात करते हैं, क्लियर, जब हम लोग 1000 मीट्रिक टन की बात करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो होल्ड करती है मेज 689,000 मीट्रिक टन, दूसरे नंबर पे व्हीट 650,000 मीट्रिक टन, तीसरे नंबर पे जो वो राइस 175,000 मीट्रिक टन, देन आपका पल्सेस 53,000 मीट्रिक टन, बार्ले 30,000 मीट्रिक टन। तो ये वाला जवाब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख लेना अगर हम लोग 425 की बात करते हैं इन टर्म ऑफ टोटल मीट्रिक टन, और ये वाला डाटा भी याद रख लेना, ये लास्ट में जो दिया गया है। क्लियर। उसके साथ लास्ट इंफॉर्मेशन आज की, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लास्ट की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट इज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, ये मीट्रिक टन में है। 2018-19 में 2.31 मीट्रिक टन एक हेक्टेयर से प्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर। 25-26 में 2.25, उससे पहले 2.28। तो ये याद रखेंगे आप सारे के सालों के एक हेक्टेयर में कितना मीट्रिक टन जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्टिलाइजर की कंजम्पशन लास्ट के ये वाले डाटा याद रखो कि एनपीके में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कितना कितना है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। केमिकल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो केमिकल 25-26 में 46.6 मीट्रिक टन था, उससे पहले 60 मीट्रिक टन था, उससे पहले जो है वो 1920 की अगर हम बात करेंगे 84.25 मीट्रिक टन था। तो यहां तक का जो डाटा है उसको आप लोग याद रखिए। क्लियर। बाकी जो फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, इसको आप लोग सारे के सारे एक बार रीड कर लेना, स्कीम्स है। क्लियर। उसके बाद ये मैं आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लेना जरूर। क्लियर। अगला जो चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है, तो यही कारण है कि उसके साथ इसको भी मैं आपको कवर कर दूंगा। हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज हॉर्टिकल्चर, लेकिन मैं नोट आपके साथ सारे के सारे जो वो शेयर कर रहा हूँ। कोई और लेक्चर है, यही कारण है इस सेशन को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।